हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक जो है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि मैटर को हम फिजिकली केमिकली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। और हमने उसमें पढ़ा था स्टूडेंट्स एटम्स क्या होता है, एटम्स का एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हमने उसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल, ग्राम एंड एटॉमिक मास यूनिट इन एएमयू। ग्राम एंड मोल में क्या रिलेशन है। तो हमने लास्ट अपनी 2 वीडियोस में क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ये टॉपिक कवर कर लिए थे, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि एटॉमिक मास यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट एंड मोल्स में क्या रिलेशंस है, एएमयू और यूनिफाइड मास क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों की क्या वैल्यू होती है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से देखा था। आप मेरे दोनों लास्ट वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार रिवाइज करना। फिर आप मुझे आपको डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका इसी चैप्टर में एक न्यू टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस में कैसे एलिमेंट कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं, और वो एलिमेंट जब कंपाउंड बनाने के लिए किस रेशियो में, किस प्रपोर्शन में, किस डेफिनेट प्रपोर्शन में, किस वॉल्यूम में आपस में कंबाइंड होते हैं और ये कंपाउंड बनाते हैं। तो इन सब बातों का डिस्कस हम करते हैं इन लॉज में। ये आपके 5 लॉज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा स्टार्ट है 5 लॉज में क्या है आपका? केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें देखा कि इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेटा इसमें 5 लॉज आपके दिए गए थे। 5 लॉज कौन से थे स्टूडेंट्स आपके? मैं डालती हूँ यहाँ पे 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। ये बेटा आपका क्लास 11 आपका ये एनसीईआरटी एंड आपके सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों में ही ये बेटा आपका है। बल्कि बेटा ये क्लास 9th में भी है आपकी, ये क्लास 9th में भी है। अगर जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में केमिस्ट्री में भी ये आपका काम करेगा, राइट। तो हम इसमें हमारे बेटा 5 लॉज दिए गए थे केमिकल कॉम्बिनेशंस में। वो कौन कौन से थे बेटा? अच्छा, इस लॉज में क्या बताया गया? इन लॉज में ये बताया गया कि कैसे एलिमेंट किस रेशियो में, किस तरीके से आपका कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाता है। बेटा इसमें हम ये पढ़ेंगे, राइट। एलिमेंट कंबाइन होके, एलिमेंट क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स आपका? पहले कंबाइन होता है और कंबाइन होकर क्या बनाता है स्टूडेंट्स आपका? कंपाउंड बनाता है। तो कैसे एलिमेंट कंबाइन होंगे, किस रेशियो में होंगे, वो सारा डिस्कस हम किसमें करेंगे बेटा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। अब बेटा नेक्स्ट हमने देखते हैं कि इसमें हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं स्टार्टिंग में बेटा। फर्स्ट लॉ हमारा बेटा इसमें क्या है? फर्स्ट लॉ है हमारा बेटा लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बेटा कंजर्वेशन का मायने क्या है हम लोग को पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन का मायने क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं संरक्षण, यानी किसी चीज़ का संरक्षित रहना, किसी चीज़ का वहाँ पर अपनी जगह स्टोर रहना, नहीं कम होना नहीं ज़्यादा होना, राइट। उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो मास का मतलब क्या है कि मास जो उसका वेट है, उसका एक फिक्स अमाउंट है, उसे हम कहते हैं मास। तो मास कंजर्वेशन कैसे रहेगा? तो स्टूडेंट इसके लिए हम पढ़ते हैं, सपोज दैट बेटा हमने एक रिएक्शन ली, हम यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं A+V। बेटा ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट, और इन्होंने मिलकर बेटा कंपाउंड क्या बनाया है आपका? AB, राइट। बेटा ये आपकी रिएक्शंस हो रही है, ओके बेटा। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया। हमने क्या देखा कि हमारे आपकी एक रिएक्शंस हो रही है, इसमें A+B आपके क्या है? रिएक्टेंट है। दोनों मिलकर आपका क्या बना रहे हैं? दोनों मिलकर AB बना रहे हैं, राइट। तो बेटा हमारा A+B से AB बना। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि हमारा ये है मास
ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्शंस में भाग लेते बेटा वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। वो इक्वल किसके होगा बेटा, आपके मास ऑफ प्रोडक्ट। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि आपका जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट होने वाले आपके रिएक्टेंट होते हैं, यानी ये रिएक्टेंट, इनका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा स्टूडेंट, उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होगा। तो बेटा इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। राइट, तो हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में जो रिएक्शंस में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास होता है बेटा वो कंजर्व रहता है, वो संरक्षित रहता है, नहीं डिक्रीज होता है, नहीं इंक्रीज होता है, नहीं उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ना उसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेटा हमारा वो क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। राइट, बेटा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके ही समझ लिया। अब बेटा हम इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। राइट, क्या लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने एक रिएक्शंस ली स्टूडेंट्स, रिएक्शंस क्या है हमारी C+O2। राइट, इससे बेटा हमारा क्या बना, CO2 बन गया। ओके स्टूडेंट्स, बेटा C+O2 ये रिएक्टेंट है, आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये CO2 के आपका प्रोडक्ट बनना है। राइट, तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, कितना होता है बेटा इसका कितना होता है एटॉमिक मास आपका 12, इसका बेटा कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो 2 के लिए क्या होगा बेटा 2 × 16 यानी 12 × 32, दोनों को ऐड किया कितना होगा 44। राइट, C कितना होता है बेटा इसका 12, इसका कितना होता है बेटा होगा 16 और 2 कितना होगा बेटा 32, तो 12 + 32 = 44। तो बेटा हमने इस रिएक्शंस में क्या देखा कि इसमें जो C+O2 का टोटल जो मास था वो भी कितना आया 44, और जो रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बना CO2 उसका कितना आया 12 + O2 का 2 × 16 32 कितना है बेटा 44। तो इस रिएक्शन से ये इंडिकेट हो रहा है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसी भी रिएक्शन में इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना मास ऑफ रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास किसका होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट का होता है। राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा हम इसमें करते हैं न्यूमेरिकल, हम इसे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स ये तो हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब ही यही है कि किसी भी रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टेंट होते हैं उनका मास जो होता है उस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो बेटा 44 आया इन दोनों का सम करने पे, इसका भी कितना आया 44। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। राइट, अब इसका हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल, इसका क्या न्यूमेरिकल है हमारा इसमें, देखो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा है, हम लेते हैं क्वेश्चंस इसका जो कि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इसकी प्रॉब्लम है क्या है, 1.5 ग्राम राइट ऑफ इथेन, इथेन का बेटा फार्मूला क्या होता है C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन, यानी कंप्लीट उसका दहन, कंप्लीट उसको जलाने पर, कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम H2O। राइट स्टूडेंट्स, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम आपका वाटर बना। राइट, शो दैट the reaction obeys law of conservation of mass। बेटा ये प्रॉब्लम्स आपकी है, तो इस प्रॉब्लम्स में हमें क्या बताना है कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, आपने 1.5 ग्राम इथेन लिया, उसको आपने उसका कंप्लीट कंबजेशन कराया, यानी उसको कंप्लीट आपने जलाया। तो जलाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की। तो इथेन के संग हम ऑक्सीजन रिएक्ट कराएंगे, तो बेटा हमारा क्या हुआ, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, इसको आपने जलाया तो बेटा ऑक्सीजन आएगा आपका O2, क्योंकि किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। बेटा इससे क्या बना, हमें पता है जब किसी भी एल्केन हाइड्रोकार्बन का हम उसे जलाते हैं, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, तो हमेशा हमें क्या बनता है CO2 एंड H2O। बेटा क्या बनेगा CO2 एंड H2O, जो कि बेटा आपका रिएक्शन
में दे रखा है। CO2 कितना बना बेटा आपका 4.4 ग्राम, राइट। H2O कितना बना बेटा आपका 2.7 ग्राम, राइट। अब बेटा अब यहाँ पे देखो इथेन कितना दे रखा है 1.5 ग्राम, राइट। तो स्टूडेंट हमें ये चीज़ निकालनी है, ये कितनी होगी, लेकिन इस पे कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ये ओवे करना चाहिए। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन स्टूडेंट क्या था कि इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें ये निकालना है, राइट। किस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बेटा पहले हम क्या करते हैं कि इसके हम मोल फाइंड कर, पहले बेटा देखो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है, रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है आपके 2 कार्बन, तो आपने 2 किया यहाँ पे, राइट। फिर आपने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन, यहाँ कितने बेटा 2, यहाँ पे 3 किया आपने, राइट। अब बेटा आपको देखो H कितने हो गए यहाँ पे 6 कार्बन कितने 2। अब बेटा O कितने यहाँ पे 2 और यहाँ पे बेटा O कितने 2 2 जो 4 3 7, तो ये तो यहाँ पे O कितने आपके 2 है, तो यहाँ पे आपने 7 O कर लिए, राइट। अब बेटा 7 2 जो 14 ऑक्सीजन हो गए, राइट। तो बेटा आप क्या करेंगे 14 हो गए तो क्या करें 2 2 जो 4, तो बेटा यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हमें, यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ हमें कितने H2 लेने पड़ेंगे, यहाँ हमें लेने पड़ेंगे बेटा 10 H2, राइट। 10 लेने पड़ेंगे क्योंकि 10 H2 10 ऑक्सीजन एंड 2 2 जो 4 यानी 14 ऑक्सीजन, 7 2 जो 14 ऑक्सीजन, राइट। अब बेटा हमें देखना है कि हमारा कार्बन कितना हो गया 2। अब बेटा हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपके 10 2 जो 20 हाइड्रोजन, तो बेटा हम यहाँ पे कितने लेंगे, यहाँ पे आपके हमें यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ बेटा हम कितने लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे आपके 2 7। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमारा कितना है, ये 2 है, लेकिन हमारे तब भी 2 6 जा 12 हो रहा है, राइट। अब बेटा हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया कार्बन, लेकिन यहाँ कार्बन 2 ही है, तो हमें यहाँ पे कितना करना पड़ेगा बेटा, यहाँ हमें 4 करना पड़ेगा, राइट। अब देखो 4 हो गया, तो बेटा 4 हो गया, 4 कार्बन ये 4 2 2 जा 4 कार्बन ये, तो 2 6 जा 12 हाइड्रोजन हो गए आपके, तो यहाँ पे कितने हैं आपके यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ 10 2 जा 20 है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम ठीक कर लेते हैं इस वाले को, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमें बैलेंस करना है सब कुछ। तो हमारा क्या हो गया, देखो 2 2 जा 4 कार्बन, तो 4 कार्बन, 4 2 जा 8, राइट। 8 आपका ये हो गया है ना, और 8 और 6 H2 और 6 बेटा ऑक्सीजन आपके ये हो गए 4 2 जा 8 कितने हो गए 14 ऑक्सीजन, यहाँ भी कितने हैं 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, बेटा यहाँ पे कितने 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 2 6 जा 12 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इट मीन्स हमारी रिएक्शन ये बैलेंस हो गई। तो हमें रिएक्शन ऐसे बैलेंस करनी होती है, हमें दोनों साइड देखने होते हैं, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने 1.5 ग्राम इथेन को O2 के साथ हमने इसे हीट किया, जलाया, तो हमें CO2 एंड वाटर मिला। तो हमें उसका अमाउंट दे रखा है कि इतनी ग्राम वाटर मिला, इतनी ग्राम CO2 मिला आपको, ये आपको 1.5 दे रखा है। तो ये कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इसके, राइट। तो निकालो नंबर ऑफ मोल्स C2H6। बेटा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है W/M, यानी उसका वेट और उसका मोलर मास। वेट कितना दे रखा है इसका 1.5, और बेटा इथेन का कितना होता है मोलर मास, काउंट कर लो, एक कार्बन का 12, 2 × 12 प्लस 6 × 1 यानी कि 24 प्लस 6 यानी कि 30 होता है, राइट। तो कितना हो गया 30 हो गया, ये हटाया आपने 15 2 30 यानी 1/20, बेटा इसके मोल आ गए आपके, कितने मोल आ गए इसके 1/20, राइट। अब बेटा एक बात देखो कि आपने 1/20 के मोल फाइंड किए, तो बेटा इसमें 2 मोल के साथ तो 7 O2 यूज हो रहे हैं। हमें क्या देखना है कि 2 मोल के साथ कितने हो रहे हैं आपके 7 O2 यूज हो रहे हैं, राइट। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, में लिखते हैं कि 2 मोल्स इक्वल कितने हैं, 2 मोल्स इथेन इक्वल आपका है 7 O2 मोल्स के इक्वल, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा हम कितने को निकालेंगे, हमारा आया कितना है ये, इसका मूल कितना है बेटा फाइंड करके 1/20, या कह सकते हैं इसको 0.05 मोल, राइट। तो 2 मोल्स इसके 7 के बराबर हैं, तो इसके मोल कितने आए बेटा, इसके 0.05 मोल आए यहाँ पर सॉल्व करके। तो 0.05 मोल इसके किसके बराबर होंगे स्टूडेंट्स, तो 7 O2 तो आएगा आपका, अपॉन में बेटा 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 0.05, राइट।
बेटा हमने क्या देखा, इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पर सॉल्व करने पे बेटा इसका आएगा 2 पॉइंट आपका समथिंग आएगा, कितना आएगा इसका बेटा, इसका आंसर आपको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 पॉइंट आपका 5.6, 5 पॉइंट नहीं, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा ये हटाया 1 और यहाँ पे 100 कर लिया हमने, राइट। अब बेटा हमारा ये 5 हो गया, 5 2 जा 10, 20 हो गया, तो 7/40 आ गया बेटा। तो मतलब हमें यहाँ पे कितने मोल्स की नीड हो गई, हमें यहाँ पर इसके इक्वल करने के लिए इसके 7/40 मोल्स की नीड होगी। अब स्टूडेंट्स हमने 7/40 इसके मोल फाइंड कर लिए, अब हम इसका वेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसका वेट को, मोल तो हमने इसके फाइंड कर लिए, हमने मोल क्यों निकाले, इसके मोल हम निकालेंगे तो इसके मोल से हम इसके मोल फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसके मोल निकाले, इसके मोल से हमें इसके इक्वल रखा तो हमें इसके मोल फाइंड हो गए, तो हमें कितने मोल निकले बेटा, इसका 7/40। अब इसका हम बेटा मोल्स का फॉर्मूला लगा के इसका वेट निकाल सकते हैं। तो क्या होता है बेटा, मोल्स का फार्मूला आपका m = W/m होता है, और इसके मोल्स कितने हैं बेटा 7/40 जो हमने अभी निकाला है, राइट, इक्वल W कितना है इसका हमें फाइंड करना है, पता नहीं है बेटा। मोलर मास कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का, 2 के लिए 32, यही होता है बेटा। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा बेटा 7/40 × 32 = W, राइट। तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, तो कितना हो गया बेटा 28/5 = W, तो 5 5 जा 25, 5.6 ग्राम बेटा इसका वेट आ गया, यानी इसका वेट कितना होना चाहिए 5.6 ग्राम। अब बेटा इसको ऐड करो, 5.6 1.5 कितना होगा, 6 5 11 का 1, 7.1 हो गया इसको। अब इधर इसको ऐड करो, ये भी कितना आएगा 7.1 ग्राम, यानी दोनों साइड में हमारा क्या आ गया मास, दोनों साइड में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन, ये रूल किसको फॉलो कर रही है, आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। तो स्टूडेंट हम इस टाइप से हमारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसलिए हमें ये इसको अच्छे से यहाँ पे समझना है कि हमें न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम निकालेंगे उसकी वैल्यू, राइट। आपको 3 का वैल्यू दे रखा हो, 1 का आपसे पूछ रहा हो, तो हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे, ओके। नेक्स्ट बेटा हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, वो कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट वो देखते हैं, वो क्या है आपकी डेफिनेशन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उसमें आपके सारे एलिमेंट क्या होंगे कंपाउंड में, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होंगे, राइट। तो हमने क्या डाला यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, राइट स्टूडेंट्स। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले बेटा मैं आपसे बात करती हूँ, एक तरफ आपके पास है समुद्र का पानी, एक तरफ आपके पास है रेन वाटर बारिश का पानी, एक तरफ आपके पास है टेप वाटर यानी टंकी का पानी, राइट। आपके पास तीनों तरह के पानी है, समुद्र का पानी, बारिश का पानी, टंकी का पानी। अब बेटा एक बात बताओ, तीनों में पानी तो पानी का फार्मूला तो H2O रहेगा, और H2O में हमें पता है कि H2O में आपका H2 कितना होगा 2 और O कितना होगा 16, इन दोनों का रेशियो कितना होगा 2:16 यानी 1:8 होगा। तो आपने देखा चाहे आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से बनाएं, किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से आप प्राप्त करें, चाहे पानी को आप समुद्र से प्राप्त करें, चाहे पानी को आप रेन वाटर से लें, चाहे पानी को आप ज़मीन के अंदर से लें, लेकिन पानी के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपका रेशियो होगा वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा डेफिनेट प्रपोर्शन रहेगा उसमें। तो उसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। चाहे तो किसी भी कंपाउंड में जो आपके एलिमेंट, उस कंपाउंड को चाहे आप कहीं से लेकर आओ, कहीं से प्राप्त करो, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका प्रपोर्शन क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो बेटा पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्या है हमारा, ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम which source it is obtained always contain the
same elements combined together in the same definite proportion by mass। अब बेटे इतने लंबे सेंटेंस का मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? तो हमारा लॉ कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस बात का मतलब हुआ कि ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो ये मैटर नहीं करता कि आपने उसका सोर्स क्या है, वो आपने कहाँ से उसको लिया है, आपने उसको कहाँ से प्राप्त किया है, ये मैटर नहीं करता। तो उस कंपाउंड को आप कहीं से लेकर आइए, चाहे पानी आपका तालाब का हो, चाहे नल का हो, चाहे टेप वाटर, चाहे आपका ज़मीन का पानी हो, पानी के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट है उनका जो प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा? एक डेफिनेट होगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड चाहे उसका सोर्स कुछ भी रहा हो, चाहे आपने उसको कहीं से भी प्राप्त किया हो, लेकिन उसमें जो कंबाइन होने वाले एलिमेंट हैं उनका प्रपोर्शन हमेशा डेफिनेट होगा, सेम डेफिनेट प्रपोर्शन रहेंगे। और उनमें क्या कहते हैं किसके द्वारा? बाई मास, उनका मास भी सेम रहेगा उन एलिमेंट का। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट इसका। हम अभी क्या एग्जाम्पल है इसका? बेटा इसका एग्जाम्पल है हमारा सबसे पहले यहाँ पे ये बेटा आपका है सी वाटर, राइट, समुद्र का पानी। ये है बेटा आपका रेन वाटर यानी बारिश का पानी। ये है बेटा टैप वाटर यानी आपके टंकी का पानी, घर में जो हम यूज़ करते हैं, राइट। अब बेटा तीनों ही वाटर है, तो हमें पता है तीनों ही वाटर है, तो इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। भाई तीनों में हाइड्रोजन वाटर किससे मिलकर बना होता है? आपके दो एलिमेंट से, किससे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। और आपको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O में बेटा क्या होता है? इसका रेशियो क्या होता है? 2:16 एंड 2:16। रेशियो एलिमेंट का सेम रहेगा क्योंकि इसका कितना होता है? 2। भाई 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, इसका भी 2, इसके लिए भी 2। अपने का रेशियो क्या है? 1:8। इसका क्या है बेटा? 1:8। तो बेटा हमने क्या देखा कि वाटर, चाहे आपका सी वाटर, चाहे रेन वाटर, चाहे टेप वाटर, वाटर कहीं का हो, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होगा, इन दोनों का जो एलिमेंट्स है उनको जो आपने कंबाइन करके कंपाउंड बनाने उनका जो रेशियो होगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में अवेलेबल होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसी पर डिपेंड हमारी बेटा क्या है डेफिनेशन? ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास। चाहे कोई केमिकल कंपाउंड, ये मैटर नहीं करता कि आपने उसका सोर्स क्या है, आपने उसको कहाँ से लिया है, लेकिन उसमें जो कंबाइन होने वाले एलिमेंट्स होंगे उनमें एक क्या होगा? आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा बाई मास। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा थर्ड बेटा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। हमारा नेक्स्ट क्या है बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा ये भी ऐसे होगा, बहुत ईजी है ये आराम से पढ़ेंगे लोग। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। इसमें क्या है स्टूडेंट्स? पहले इसको हम देख लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। क्या है ये? कि सबसे पहले इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं या फिर पहले हम इसमें डेफिनेशन कराते हैं, राइट, फिर इसका एग्जाम्पल समझते हैं, या फिर पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर डेफिनेशन कराते हैं इसकी। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इसमें। देखिए हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे लिया ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है यहाँ पे एक तरफ, राइट। यहाँ बेटा हमने लिया वेट ऑफ N2 नाइट्रोजन, यहाँ लिया बेटा हमने वेट ऑफ ऑक्सीजन यानी O2, यहाँ बेटा लिया हमने फिक्स्ड वेट ऑफ N2, बेटा यहाँ हमने लिया नंबर ऑफ पार्ट्स वाई वेट ऑक्सीजन, राइट। बेटा हमने 5 कॉलम्स लिए, राइट स्टूडेंट्स। बेटा हम यहाँ पर ऐसा ऑक्साइड लेंगे जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, राइट।
क्या हो आपके इसमें 2 एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, राइट। बेटा पहला हमने लिया यहाँ पे ऑक्साइड आपका N2O, दूसरा बेटा हमने लिया NO, अगला लिया हमने N2O3, अगला हमने लिया N2O4, अगला हमने लिया N2O5, राइट। बेटा हमने ये 5 ऑक्साइड ले लिए, राइट स्टूडेंट्स। बेटा एक बात बताइए, इसमें आपका एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 के लिए कितना होगा उसका वेट 28, इसमें कितना होगा बेटा 1N के लिए 14, इसमें कितना होगा 2N के लिए 28, क्योंकि हम जानते हैं 1 नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 का कितना होगा 28, इसमें बेटा 2 है तो कितना होगा 28, इसमें कितने 2 कितना होगा 28, राइट। अब बेटा ऑक्सीजन देखो, इसमें ऑक्सीजन कितना है बेटा 16, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, इसमें कितना है 1 16, बेटा इसमें कितने ऑक्सीजन है आपके 3, तो 16 3 जा कितना हो गया 48, इसमें कितना है बेटा ऑक्सीजन 4, तो बेटा 64, 16 4 जा 64। अब बेटा कितना है आपका नेक्स्ट आपका, इसमें नेक्स्ट आपका आया कितना 5, 16 5 जा 80, ये बेटा किसका वेट आ गया इसमें ऑक्साइड में ऑक्सीजन का, राइट। अब बेटा मैं आपसे कहूँगी कि इन दोनों एलिमेंट में से यदि मैं एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दूं, राइट, क्या कर दूं फिक्स, सपोज राइट मैंने इस वाले का फिक्स कर दिया, राइट, फिक्स मतलब एक जैसा कर दिया, तो मैंने क्या करा इसको छोड़ दिया, इसको डिवाइड 2 से किया, इसको डिवाइड 2 से, इसको डिवाइड 2 से, इसको डिवाइड, तो मैंने लिखा ना फिक्स्ड वेट ऑफ N2, तो बेटा इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा बेटा 14, इसका 14 हमने कराई नहीं तो इसका ऑलरेडी 14 है, ये कितना आएगा बेटा डिवाइड करने पर आपका 14, ये कितना आएगा बेटा 14, ये कितना आएगा बेटा 14। तो हमने क्या किया स्टूडेंट कि हमने इसमें नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर दिया, राइट, कितना हो गया 14 14 14 हो गए सारे, राइट। अब बेटा आपने इसको फिक्स करा, जब आपने इसको 2 से डिवाइड करा तो इसको भी डिवाइड करोगे 2 से, इसको भी 2 से, वही रेशियो लोगे आप सेम, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड किया तो, लेकिन इस वाले को नहीं करोगे क्योंकि आपने इसको डिवाइड नहीं किया तो इसको भी नहीं करोगे, बाकी सबको करोगे 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से किया है तो उसको भी 2 से करेंगे, पर इसको नहीं किया तो उसको भी नहीं करेंगे हम लोग, तो 2 8 जा 16, ये 16 ऐसे रहेगा, इसका भी 24, इसका कितना होगा 32, और इसको 2 से किया तो कितना बेटा आपका 40, यानी इसको हमने ऑक्सीजन वाले वेट को 2 से डिवाइड किया इसकी तरह, इसको ऐसे रखा हमने, तो कितना है 2 8 जा 16, 16 आपका ऐसे रहा, हम इसको डिवाइड नहीं किया, इसको 24 डिवाइड करने पर इसको 32, इसको आपका 40, बेटा ये रेशियो आ गया, राइट। अब बेटा इसमें देखेंगे यदि हम इस रेशियो को उठाएं यहाँ से, इस वाले को तो उठाते हैं बेटा, इस रेशियो को देखते हैं यहाँ पे आगे, तो हमने इसको उठाया, कितना रेशियो बेटा हमारा ऑक्सीजन का 8 रेशियो 16 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 14, बेटा इसे डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 32, 8 5 जा 40, यानी इसका रेशियो क्या है बेटा, इसका रेशियो एक होल नंबर आया, क्या 1 2 3 4 5, क्या आया इसका रेशियो होल नंबर। तो हमने क्या देखा कि जब किसी ऑक्साइड या किसी भी केमिकल कंपाउंड जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जब कोई केमिकल कंपाउंड 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उसमें से एक एलिमेंट के वेट को हम मास को अगर फिक्स करें तो दूसरे वाले का जो रेशियो होता है वो हमें एक होल नंबर में मिलता है, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के नीचे अच्छी समझ में आएगी, राइट। बेटा डेफिनेशन क्या हुई इसकी लॉ ऑफ मल्टीपल की, कि आपकी हो गई व्हेन, डालते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे क्या व्हेन 2 एलिमेंट combine together, when 2 elements combine together to form two or more than 2 compounds, one element combined with
the fixed mass of other will do so in simple whole number ratio by mass। तो देखो स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में कैसे लिखा, when two element combine together to form two or more than two compounds। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो आपके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, राइट। वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स मास, अगर एक एलिमेंट के मास को हम फिक्स कर दें दूसरे एलिमेंट के साथ, फिक्स मास ऑफ द विल डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाई मास। तो अगर आप एक एलिमेंट के मास या वेट को फिक्स करेंगे तो दूसरे वाले का जो मास और वेट होगा वो उसके साथ में एक होल नंबर में मिलेगा। बाई मास क्या होगा, होल नंबर। तो हमारे बेटे इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे और उसमें से हमने एक एलिमेंट का वेट या मास को फिक्स करेंगे तो अगले वाले एलिमेंट का जो आपका वेट और मास होगा तो वो उसके साथ में एक आपके होल नंबर के रेशियो में होगा। तो इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि आप देख रहे हो कि आपका ये ऑक्साइड में इसमें दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं सारे, राइट। इसमें बेटा ये किसका वेट है, नाइट्रोजन का, ये किसका वेट है, ऑक्सीजन का। बेटा आपने क्या किया, इसके वेट को फिक्स कर दिया, फिक्स किया, इसको सबको एक जैसा कर लिया, फिक्स हो गया। जब आपने इसको फिक्स किया, इसको डिवाइड किया दो से, इसको छोड़ के, तो आपने ऑक्सीजन को भी डिवाइड किया दो से, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बेटा क्या मिला आपको, ये मिला ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो आपने क्या देखा कि इसका रेशियो क्या है, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:1:2:3:4:5, यानी 1:2:3:4:5 रेशियो। इनका रेशियो क्या है, 1:2:3:4:5 रेशियो है। इसका मतलब कि अगले वाले एलिमेंट का जो रेशियो आया वो क्या है, एक होल नंबर आया। तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। नेक्स्ट बेटा हमारा फोर्थ वाला है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, राइट। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ये भी होता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, सेपरेटली कंबाइन होते हैं, राइट। तो हम डालेंगे इसमें बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। क्या होता है बेटा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो बेटा इसको हम लिखते हैं, देखिए सेम कंडीशन, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, कैसे बेटा, एक एलिमेंट से आपका क्या है, सल्फर, एक क्या है, ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट्स हैं, ये कंबाइन होंगे सेपरेटली, ये H2 से कंबाइंड हो रहा है एक तरफ, ऑक्सीजन भी H2 से कंबाइंड हो रहा है, तो क्या बना रहा है यहाँ पे H2S, ये क्या बना रहा है यहाँ पे वाटर, और आपस में ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, SO2 गैस। यानी कि हमने क्या देखा कि दो एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइंड हो रहे हैं, थर्ड एलिमेंट से H2 से, ये आपका सल्फर हो रहा है इससे 2H2 से H2S, ऑक्सीजन हो रहा है 2H2 से वाटर, और आपस में दोनों सेपरेटली कंबाइंड हो क्या बना रहा है, SO2 बना रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइंड हो क्या बनाया आपका, SO2। तो इस कंडीशन में बेटा क्या होगा कि आपका जो इसमें H2S जो है ये वाला, और ये आपका वाटर, तो बेटा इसमें इसका तो दो ही रहेगा, इसका ये दो ही रहेगा, इसका कितना होगा बेटा आपका 32, इसका कितना होगा बेटा मास 16। तो बेटा आपने क्या देखा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा इसमें आपने क्या देखा कि इसमें जो इसका और इसका रेशियो आएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, 32 और 16 का 16 1 जा 2 जा, यानी 2:1 आया इन दोनों का। तो बेटा हम इसकी हम क्या डेफिनेशन देंगे कि इसकी डेफिनेशन हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट क्या हुआ, when two different elements combine separately with a fixed mass of a
third elements the ratio in which they do so will be the same or some multiple of the ratio in which they combine with each other। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एक साथ मिलते हैं सेपरेटली, सेपरेट भाई ये वाला इससे मिल रहा है, ये वाला इससे मिल रहा है, ये अपना अलग, ये अपना अलग, विद ए फिक्स मास, एक फिक्स मास के साथ। भाई इसका भी तो मास फिक्स है ना, H2 का यहाँ भी 2 है, H2 का इसके साथ में भी 2 है, ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, ये क्या आपका थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और सम। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा इसमें एस का और इसमें ऑक्सीजन का, वो क्या होगा बेटा, सेम या सम मल्टीपल होगा रेशियो, जो जिससे ये आपस में मिलकर बनेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब कोई दो डिफरेंट एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट से सेपरेटली कंबाइन होते हैं, फिक्स मास वाले थर्ड एलिमेंट से सेपरेटली कंबाइन होते हैं, तो उनका जो कंबाइन होने के बाद जो उसमें एलिमेंट्स का उनका रेशियो निकल के आता है उनका, वो एक मल्टीपल होता है, या उसे बोलेंगे सेम या सम मल्टीपल होता है इनका रेशियो। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन से, जिसका मास क्या है, फिक्स है, उससे मिलकर क्या बना रहे हैं, H2S, और क्या बना रहे हैं, वाटर। तो स्टूडेंट आप क्या देखोगे, जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे H2S एंड H2O में, बेटा इसका तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, तो सल्फर ऑक्सीजन बचेगा, तो क्या होगा इसका 32:16 2:1। तो इनका रेशियो क्या आएगा, मतलब एक मल्टीपल आएगा, एक इसका सेम आएगा या फिर मल्टीपल आएगा, बोला ना सेम और सम मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन, जिससे ये मिलकर बने हैं। तो उनमें इनका रेशियो जो इनका खुद का जो रेशियो आएगा, सल्फर और इन दोनों का जो रेशियो आएगा बेटा, वो 2:1 यानी मल्टीपल आएगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन से हो रहे हैं आपके, ये जिसका मास क्या है, फिक्स है, और जब वो कंपाउंड बना रहे हैं आपका H2S और H2O, तो उन दोनों में जो इनका खुद का जो रेशियो होगा सल्फर और ऑक्सीजन का, इसमें सल्फर का इसमें ऑक्सीजन का, वो एक रेशियो क्या होगा, एक मल्टीपल होगा, 2:1। इसे ही हम कहते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। अब बेटा हमारा लास्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ गैसोलोक लॉ ना, ठीक है। गैसोलोक लॉ क्या है वो पढ़ते हैं, लास्ट हमारा 5 लॉ। उसमें क्या बताया उन्होंने हमें गैसोलोक लॉ में, देखो स्टूडेंट्स देखते हैं बेटा, लास्ट लॉ है हमारा गैसोलोक लॉ। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, गैसोलोक में बेटा हम देखेंगे गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो गैसों का वॉल्यूम होता है वो हमें किस प्रपोर्शन में लेना चाहिए, राइट। तो हमारा 5 लॉ है बेटा, रूल नंबर 5, ये आपका है ये आपके गैलोसिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था गैलोसिक लॉ। गैलोसिक लॉ क्या होता है बेटा, इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए जब हम गैसेस को रिएक्ट करते हैं, राइट, तो जो गैसेस रिएक्ट होकर भी क्या बनाती हैं, गैस बनाती हैं, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, जो उनके वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, होल नंबर। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग बेटा क्या है, हम देखते हैं व्हेन गैसेस react do so in volume, जब ये गैसें रिएक्ट किस में करती हैं, गैसें अपने वॉल्यूम में होती है, which bears a simple whole number ratio to one another
and to the volume of produce formed if gases। स्टूडेंट्स क्या है डेफिनेशन? जो गैलोसिक लॉ है, गैलोसिक लॉ किस पे वर्क करता है? आपके गैसेस पर। तो हमने क्या देखा इसके डेफिनेशन में? व्हेन गैसेस रिएक्ट डू सो इन वॉल्यूम। जब गैसें, तो गैसों का हमेशा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जो गैसें कैसे होती हैं? आपकी लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो हम किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम में। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो। जो गैसेज होती हैं वो क्या होती है? सिंपल होल नंबर के रेशियो में होती हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या गैसेज क्या होंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन एनोदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू द वॉल्यूम प्रोड्यूस फॉर्म, और आपस में एक दूसरे के होल नंबर रेशियो में होने के साथ वो जो प्रोड्यूस करेंगे बेटा आपका, वो भी क्या गैस प्रोड्यूस करती हो। क्या करती हो? गैस प्रोड्यूस। ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम का बेटा आपका नंबर होगा वो होल नंबर होगा। ये लॉ कहता है कि जब गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी तो आपस में उनका जो रेशियो होगा वो एक होल नंबर होगा। तो उनका वॉल्यूम जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा? गैसेज होगा, और उनका भी क्या होगा? एक होल नंबर होगा। ठीक है, कैसे होगा उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हम एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे बेटा ये H2 गैस है, राइट, ये आपकी Cl2 गैस है, राइट। इससे बेटा क्या बना? 2HCl, ये भी गैस है। तो बेटा ये क्या है? एक, ये क्या है? एक, और बेटा ये क्या बन गया? 2। यानी इन दोनों का, इसका भी होल नंबर 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, 1/1 कितना होगा इसका? 2 वॉल्यूम। तो बेटा क्या है? ये होल नंबर रेशियो है इनका। क्या है बेटा? होल नंबर, राइट। ये हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये H2 कितना है? 20 ml गैस है, राइट। ये भी 20 ml गैस है, राइट। तो बेटा ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे यहाँ पे? 40 ml, क्योंकि इसी का ही तो क्या होगा? इसी को ऐड करके ये आपको 40 इसमें आ जाएगा। यही आपका बेटा होता है गैलोसिक लॉ। गैलोसिक लॉ के बाद हम क्या पढ़ेंगे? व्हेन गैसेस रिएक्ट डू सो इन वॉल्यूम, जब गैसें आपके वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं, विच बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, जिनके पास क्या होता है? सिंपल होल नंबर। देखो 1 होल नंबर रेशियो है, सिंपल है, एंड टू वन एनोदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस। तो कितना? तो वॉल्यूम प्रोड्यूस कितना करेंगी? वो आपको प्रोड्यूस करेंगी, जो गैस है तो गैस ही बनेगी आपकी, ये भी गैस तो ये भी गैस। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा? उनका जो होल नंबर होगा 1/1 कितना होगा? 2। 20 कितना हो गया? 40, और यहाँ 30 होता स्टूडेंट, तो कितना होता? 30 तो यहाँ बेटा 60 होता। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल यहाँ होगा, बराबर। ठीक है, लेकिन किसमें? गैस की बात होगी। यहाँ पे किसी बात करेंगे? वॉल्यूम की। उनके वॉल्यूम जो होंगे वो आपके 1 तो ये भी आपका 2 हो गया, 20 आपका 40 हो गया। तो बेटा इसी को हम कहेंगे गैलोसिक लॉ। तो स्टूडेंट्स हमने आज आपका जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा सा टॉपिक कवर कर लिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने 5 लॉ डिस्कस किए थे। पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड क्या था आपका? लॉ ऑफ ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड इज वन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ इज वन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड 5 इज वन गैलोसिक लॉ। हमने पांचों लॉ को अच्छे से पढ़ा, समझा, इनके थोड़ी हमने रिएक्शन देखे, एग्जाम्पल देखे। बेटा ये पांचों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपके हालांकि क्लास 9th में भी है, वहाँ भी हमने इन्हें पढ़ा रखा होता है, लेकिन ये आपके 11th में भी हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, समझना। और यदि आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक आज कहीं फिनिश होता है, ये हमारे पांचों लॉ आज फिनिश होते हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको जो भी कोई क्वेरी क्वेश्चंस अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।